हेलो। देखिए, जितने लोग भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि हिंदी का जो सिलेबस है, आप सभी को पता होगा कि हिंदी से 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन का टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और इसमें 0.5 निगेटिव मार्किंग है। यदि आपने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये 2.5 निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आंसर करना है। इस पूरे वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का। उसमें आपको बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका 45 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है, मतलब 45 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हो रहा है। यदि आपका 40 क्वेश्चन भी प्लस जा रहा है तो आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है। आपको इंग्लिश वीडियो के एग्ज़ाम में टारगेट यही लेके चलना है कि आपका 45 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। 45 इसमें और रीजनिंग में भी 45 क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि देखिए, जीके और जीके जीएस में आप 45 नहीं ला सकते हैं, इवन 40 लाना भी बहुत मुश्किल है। 25-30 नंबर जीके जीएस में ला लीजिए और इसमें आपको कोशिश करना है कि 80 से 90 क्वेश्चन आपका सही हो 100 में से। तो यही मेरा मकसद है, आप लोगों को अच्छे से गाइड करना। और एक हमने वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम डेट को लेके, वो हमारा बनाने का मेन मकसद यही था कि आप लोग इतने सारे वीडियो देख रहे हैं और यूट्यूब पे इतने ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं, कम से कम 50 वीडियो रोज़ बन रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस, एग्ज़ाम ये होगा, एग्ज़ाम होगा नहीं तो धरना प्रदर्शन। तो इस तरह के फालतू वीडियो हमेशा बनते जा रहे हैं और उससे व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो देखने के बाद ही तो व्यूज़ आते हैं। तो आप लोग ऐसा वीडियो मत देखिए, आप लोग केवल तैयारी कीजिए अच्छे से और कोशिश ये कीजिए कि जब भी एग्ज़ाम हो आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आप कट ऑफ से लगभग 30-40 नंबर अधिक आएँ। तो इतना जब आपका नंबर अधिक आएगा तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देने से मुक्ति पा जाइए। बस यही मेरा मकसद है। आप लोगों को मैं कभी मिसगाइड नहीं करता हूँ और ना ही मेरा मकसद है आप लोगों को मिसगाइड करने का। आप लोगों को मॉक टेस्ट लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है ना लीजिए, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाने लायक हो। 40 प्लस जितने लोग आएंगे वो लोग थोड़े अच्छे कंडीशन में हैं और जिनका भी 45 प्लस आएगा वो और भी ज़्यादा अच्छे कंडीशन में हैं। बस इन लोगों को पढ़ते रहना है और क्या करना है, रीजनिंग पे और जीके जीएस पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ये वीडियो का घटना चक्र का जो पेपर बना था उसका पेपर का ये आपको दे रहे हैं 50 क्वेश्चन का सलूशन, और इससे आप लोग बताइए कितना क्वेश्चन आप लोगों को पल्ले पड़ रहा है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? अब देश भाषा है तो देश भाषा कौन सी है, इसका ऑप्शन आपका पाली हो जाएगा। इसको गौतम बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा भी कही थी और इसी में उन्होंने उपदेश देना भी स्टार्ट किया था। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का। ये है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, पढ़ना सही से है। कई लोग इसको पढ़ लेंगे जल्दीबाजी में कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो वो कुछ भी मार के चले आएंगे। तो है और नहीं में कई लोग कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ने का आदत डालिए। दैनिक जागरण हो गया या अमर उजाला हो गया, उसका संपादकीय पेज पढ़िए, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोगों की रीडिंग हैबिट बनी रहेगी। और आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि टेलीग्राम पे हम भी पेपर डालना स्टार्ट कर दें क्या। जो दैनिक जागरण का एडिटोरियल हो गया या और जितने भी संपादकीय पेपर हैं ये हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। यदि आप लोग बोलेंगे तो डेली हम लोग पेपर वहाँ पे अपलोड कर देंगे और आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेंगे। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहाँ से जुड़ जाइए। अब देखिए, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो अशुद्ध वर्तनी इसमें कौन होगी? अशुद्ध वर्तनी आपकी चार दीवारी होगी। इसको आम बोल चाल की भाषा में हम लोग चार दीवारी ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध वर्ड होता है वो क्या होता है? चहार दीवारी होता है। चहार दीवारी, इस तरह इसको हम लोग लिखते हैं, चहार दीवारी। तो इस तरह इसको लिखते हैं, चार दीवारी बोलते हैं लेकिन लिखने का जो सही है वो होता है चहार दीवारी। और उसके बाद ये तीनों सही हैं, अंतर्ध्यान हो गया, श्रृंगार हो गया, मुमूर्षु हो गया, ये सब सही वर्ड हैं।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये पूर्ण विराम तो सबसे लास्ट में आता है, और ये क्या होता है, 20वें आदि बोधक ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, जैसे एक डंडा के नीचे पॉइंट, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और उसके बाद ये जो अल्प विराम होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम। जहाँ किसी व्यक्ति को बोला जाता है, संबोधित किया जाता है, जैसे प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, इस तरह बोला जाता है। तो प्रिय महाशय के बाद कॉमा लगाया जाता है, उसी को हम लोग अल्प विराम बोलते हैं। चलिए दीर्घ संधि आपको बताना है। इसमें दीर्घ संधि और हर्ष स्वर या मूल स्वर, दीर्घ संधि हम पढ़ रहे हैं। देखिए दीर्घ स्वर के बारे में बोल रहा है कि दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। अब यहाँ नहीं है तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? आप सभी जानते हैं कि ये कौन सा है, बड़ी ई की मात्रा इससे बनता है, इससे आ की मात्रा बनता है, इससे ऊ की मात्रा बनता है, और जो छोटी ई की मात्रा बनती है वो क्या होता है? हर्ष स्वर होता है, मूल स्वर होता है। तो इसमें री को हम लोग दीर्घ स्वर नहीं बोलते हैं, बाकी तीनों क्या हैं? ये दीर्घ स्वर हैं। और हर्ष स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसमें कौन कौन से होते हैं? अ होता है, ई होता है, ऊ होता है, और एक री होता है। तो ये चारों जो स्वर हैं ये क्या होते हैं? हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर होते हैं। और 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं, जिसमें अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इसमें ए, ओ, औ ये संयुक्त स्वर भी बोले जाते हैं। तो इस तरह आपको याद रखना है। अब देखिए महेश्वर का आपको संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद आपका हो जाएगा महेश्वर का संधि विच्छेद। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। अब देखिए यहाँ आ जुड़ा है, आ प्लस ए, तो इसको मिला के कौन सा बना है? दीर्घ संधि आपका ये वृद्धि संधि। जब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वृद्धि संधि है, और इसका सही सा संधि विच्छेद हो जाएगा ए, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि में कौन सी संधि है? इसमें गुणवाचक गुण संधि है, और ये क्या होता है? गुण संधि महर्षि में है। हम एक संधि का क्लास लेके आएंगे जिसमें दीर्घ संधि, यण संधि, आयादि संधि, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। और जो हिंदी का टॉपिक वाइज है, जैसे समास हो गया, अलंकार हो गया, संधि हो गया, वाच्य हो गया, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सब टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। हमने बोला है कि रीजनिंग और हिंदी के टॉपिक वाइज आप लोगों के सारे डाउट हम क्लियर करेंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स जो होता है षटकोण स, इसका वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब देखिए इसको हम रिलेटेड एक और आपको बता देते हैं। क वर्ग, क वर्ग, त वर्ग, ये स्वर। तो हम लोगों को याद है क, च, त, ट और प। कचट तप, कचट तप होता है, कचट तप। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? आपको सबसे सिंपल है इसका उच्चारण स्थान याद करना। बस याद रखिए के, टी, यम, डी, ओ, दो। तो ये कंठ हो गया, ये तालु हो गया, ये मूर्धा हो गया, ये दंत हो गया, और ये ओष्ठ हो गया। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो ये हमें याद रखना है। कचट तप, इसका आप लोग याद रखिएगा, कचट तप केटीएम 2। तो आप लोगों को उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है कि फिर से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। वहाँ पे दे रहा था कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे मूर्धन्य हो गया शुद्ध। और यहाँ पे देखिए कैलाश का शुद्ध क्या होता है? कैलाश का शुद्ध होता है, इसमें जो ये स लगा है ये नहीं लगा रहता है, ये स लगता है तो कैलाश होता है। और फिर कालिदास को हम लोग कैसे लिखते हैं? ये जो इधर से मात्रा है, ल में इधर से मात्रा होती है, तो ये कालिदास हो जाएगी।
और दधीची इसमें भी ये गलत दिया है, दधीची ऐसे होता है, ये ध पे बड़ी और च पे छोटी, तो ये दधीची हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों को बर्तनी याद करना है। ये आप रीडिंग कीजिए, आपकी रीडिंग हैबिट सही रहेगी तो ये सब क्वेश्चन आप कर जाएंगे। अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया है आजकल प्रत्येक वस्तु में मिलावट पाई जाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त मिलावट शब्द में कौन सी संख्या है। अब देखिए मिलावट शब्द में कौन सी संख्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो मेटेरियलिस्टिक सामान होते हैं उसको हम लोग द्रव्यवाचक संख्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये आप लोग जानते ही हैं। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी का नाम होता है, और जातिवाचक में समूह का ये इंडिकेशन होता है। फिर इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात जो है, ये बात क्या है, स्त्रीलिंग है, और बाकी क्या है, पुल्लिंग है। दही हो गया, पानी हो गया, मोती हो गया, ये पुल्लिंग है, और बात क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 11 नंबर, और इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाठक का उचित बहुवचन होगा। तो पाठक का उचित बहुवचन क्या होता है, ये होता है पाठकगण। पाठकगण पाठक का बहुवचन होता है, तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर इसमें मुहावरा दिया है लोकोक्तियाँ, तो गुलर का फूल होना, तो गुलर का फूल होना का मतलब बहुत दुर्लभ वस्तु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, और लड़के ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है। पढ़ी मतलब क्या, आप लोग ट्रांसलेशन पढ़े होंगे इंग्लिश हिंदी का, तो उसमें या है, ई है, ये हैं, तो ये क्या किस में आते हैं, परफेक्ट में आते हैं। मतलब कोई काम अभी अभी पूर्ण हुआ है तो इसको हम लोग किस में रखते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसने नहाकर भोजन किया, तो उसने नहाकर भोजन किया इस वाक्य में प्रयुक्त नहाकर कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में प्रयुक्त नहाकर कौन सी क्रिया है, तो इसमें हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका उसने नहाकर भोजन किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्या वह नहीं आएगा, क्या वह नहीं आएगा, इस वाक्य में क्या कौन सा निपात है, क्या कौन सा निपात है, तो ये प्रश्नबोधक निपात है। आप सभी जानते हैं क्या, क्यों, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो इसको हम लोग प्रश्नबोधक कहेंगे। फिर आगे देखिए, चूहा बिल से बाहर निकला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कारक से रिलेटेड। तो इसमें बोला गया है कि ये इस वाक्य में कारक कौन सा कारक प्रयुक्त है, तो इसमें देखिए से यूज हुआ है, और जब अलगाव की स्थिति आती है और से लगा रहता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, वहाँ पे हमेशा आपादान कारक होता है। तो इसको याद रखिएगा, जब से विभक्ति का यूज हुआ है और वहाँ पे से कारक का, और वहाँ पे अलगाव की स्थिति हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपादान कारक होता है। चूहा बिल से बाहर निकला, जैसे मान लीजिए कि ये बिल है और बिल से बाहर निकलेगा तो ये अलगाव की स्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा आपादान कारक। नेक्स्ट, तद्भव शब्द बैल का तत्सम है, तद्भव शब्द बैल का तत्सम है, तो बैल क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा। अब देखिए तद्भव और तत्सम क्या होता है। तद्भव का मतलब होता है संस्कृत के जो वर्ड हैं हिंदी में आए हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके लाया गया है, लेकिन तत्सम का मतलब होता है कि जो संस्कृत के वर्ड ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं उसको हम लोग तत्सम वर्ड बोलते हैं। तो बैल क्या है, बैल है तद्भव, इसका तत्सम आपको देखना है मतलब, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बलिवर्द। बलिवर्द क्या हो जाता है, ये तत्सम शब्द है, किसका, बैल का तत्सम शब्द है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का सर्वनाम है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें क्या दिया है, किसको बताना है, वह, तो वह क्या है, इसमें निश्चयवाचक होता है। तो हाँ चलिए,
इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आपका दिया है कि राम का सारा प्रयत्न निष्फल रहा, इस वाक्य का रेखांकित शब्द विशेषण है। तो सारा क्या आपको बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा विशेषण, ये दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषक। अब देखिए सारा से तो हमें कोई कंफर्म नहीं हुआ, जैसे 2 किलो चावल, 3 किलो चावल, बहुत सारा चावल, तो ये क्या होगा 2 किलो 3 किलो, तो ये तो निश्चित है, लेकिन बहुत सारा चावल मतलब ये भी क्या है अनिश्चित है। तो हम लोग यहाँ पे जब सारा यूज होता है, बहुत दूध, पूरा आनंद, तो ये सब होते हैं अनिश्चित परिणाम बोधक क्या होते हैं विशेषण होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद एक पैसेज दिया गया है और पैसेज के बाद आपको आंसर देना होता है। तो जब भी आप पैसेज कीजिए पहले आंसर को पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है तो शांत रहो, खुशी सुखी रहो, असफलता का उपाय, क्रोध में अमंगल, एकाग्रचित बनो। तो किसका ज़्यादा उपयोग किया गया है उसके बाद इसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो ये सब आपको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं। बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि क्रोध रहना है, क्रोध में भी हमें शांति रहना है, अपने मन को शांत रखना है। ये शांत रहना ये क्या है, योग है, इसको महायोग भी कहा गया है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सफलता का उपाय तो इसमें नहीं बताया गया है। क्रोध में अमंगल नहीं, क्रोध होता है तो शांति कैसे आनी चाहिए इसकी बात की गई है। एकाग्रचित बनो, इसका भी वर्णन नहीं है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शांत रहो, सुखी रहो, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है। तो ये हो जाएगा महायोग। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि शांति ही क्या है, योग है, और इस महायोग का ऐसे कुछ वाक्य हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं। तो इसमें कौन से रोग दूर होते हैं तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कहीं दिया है, यहाँ आपको यहाँ देखिए पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने लगती है। तो ये पाचन क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है इसको आपको बताना है। तो ये 52 होता है। इंग्लिश में वर्णों की संख्या कितनी है, 26 है, और 26 का दोगुना कर देंगे तो 52 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। अब देखिए 11 क्या होते हैं, 11 आपके मूल स्वर होते हैं, और 33 क्या होता है, व्यंजन होता है। 33 व्यंजन में आपका 25 क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। कचट तप होता है, ये 25 हो गया। उसमें व्यंजन होता है स स ह, और अंतस्थ व्यंजन होता है य र ल व। ये 33 आपके में क्या होता है, 25 आपका स्पर्शी व्यंजन होता है। उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन होता है और 4 ऊष्म व्यंजन होता है। तो ये 33 व्यंजन आपके हो गए। उसके बाद आपका उच्छिप्त व्यंजन 2 होता है, ड और ड, जिसके नीचे ये ड है, इसके नीचे आपका क्या होता है, पॉइंट होता है, और ये ढ होता है, इसके नीचे भी पॉइंट होता है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। आयोगवाह 2 होते हैं। तो इसमें कौन कौन होते हैं, अंग और अह, ये क्या होते हैं, आयोगवाह होते हैं। और संयुक्ताक्षर जो छत्रि, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो होते हैं छत्रि, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं। तो इसको हम लोग
टोटल मिला के 52 आपके हो जाएंगे वर्ण। तो आपसे इंग्लिश में हिंदी में आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप हमेशा 33 मानेंगे। तो आप इसमें ये 52 या 44 ऐसे नहीं कर देंगे। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, और सब हमने डिटेल में देख लिया। आप इसको कमेंट करिएगा कि ये जो संयुक्ताक्षर होते हैं छत्री, त्र, ज्ञ और स्र, ये कौन कौन से वर्ड से मिलके बने हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका हम लोग वर्ण का एक चैप्टर देखेंगे अलग से, तो उसमें हम लोग सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। तो ये किस प्रकार के वाच्य होते हैं, तो ये होता है भाववाचक वाच्य होता है। तो इसको आप लोग सही कीजिएगा। ये जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे उठा नहीं जाता, तो उससे उठा नहीं जाता ये क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। तो जिसमें आपको ये दूसरे को इंडिकेट करके कुछ कहना होता है तो उसको हम लोग भाववाचक कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। ये नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिशावाचक अव्यय है। तो दिशावाचक अव्यय है, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ ये क्या है, दिशावाचक अव्यय है। तो ये अब देखिए ये गड़बड़ हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा दिशावाचक अव्यय नहीं है, यही हम लोग एग्जाम में गलती करते हैं, और एग्जाम में हम लोग 2.5 नंबर खो के चले आते हैं। तो ऐसी गलती आपको भी नहीं करना है। देखिए पढ़ने में गलती आप करेंगे तो 2.5 नंबर आपका जाएगा। तो इसको आप लोग आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए, और इसका हम पूरा PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो दिशावाचक अव्यय नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। अलग, बाएं, दूर, ये सब क्या होते हैं, दिशावाचक अव्यय होते हैं। इसमें यहाँ, वहाँ, जहाँ, ये सब क्या होते हैं, दिशावाचक अव्यय होते हैं। ये दिशावाचक अव्यय नहीं है। वहाँ जो शब्द है ये स्थानवाचक अव्यय है। तो इसको याद रखिएगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ये वहाँ, ये दिशावाचक अव्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित, अब देखिए ये आपको 50 क्वेश्चन कराने के लिए और आप लोगों को वीडियो तैयार करने के लिए हमें काफ़ी पढ़ना पड़ता है। कहीं हम कोशिश करते हैं कि एक भी मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी आप मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग उसको कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे मिस्टेक था, तो हम उसको पिन कर देंगे, सब लोग जान जाएंगे। तो आप लोग जितना इस समय वीडियो की तैयारी नहीं करते होंगे 5-6 घंटा, उससे कहीं ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ता है। PDF भी बनाना पड़ता है मॉक टेस्ट के लिए, फिर उसका सॉल्यूशन तैयार करना पड़ता है, फिर YouTube पे वीडियो डालने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। हम कोशिश करते हैं कि हम जो बताएं वो आप लोगों को सही बताएं, ताकि उसमें गलती कम से कम हो। तो आप लोग यदि कहीं गलती आप लोग पकड़ते हैं मेरी, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर यहाँ पे गलती हो गया है, तो हम उसको कमेंट को ज़रूर आप लोग को हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, यही हमें पकड़ना है एग्जाम में, है कि नहीं है, क्या लिखा है इसको हमें पकड़ना है। तो इसका क्या आपका हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यथाक्रम। इसका क्या हो जाएगा, ये कौन सा क्रिया विशेषण है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इसमें हम लोग अवश्य हो गया, शायद हो गया, मात्र हो गया, ये क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। सचमुच, बेशक, इसलिए, ये सब भी क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इसका 26 का जो राइट आंसर होगा ये कौन सा होगा, आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम और तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है मतलब इसमें 4 ऑप्शन में आपको दिया गया है तत्सम और तद्भव, तो आपको बताना है कि कौन सा आपका गलत है। अब यहाँ पे देखेंगे कर्पूर, कर्पूर का होता है ये, कर्पूर क्या है, तत्सम है, कपूर तद्भव है। उष्ट का ऊट लिखा है, ये भी सही है। प्रशस्तर का ये पत्थर लिखा है, ये भी सही है। गेहूं का गोहूं, ये क्या है, गलत है। गेहूं क्या है, गेहूं आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम बनता है वो बनता है गोधुल, गोधुल आपका तत्सम बनता है, गोधूम।
गोधूम आपका ये गेहूं का तत्सम वर्ड है, तो यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किताब किस भाषा का शब्द है। तो किताब किस भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। तो इसको याद करना है, ये विदेशी भाषा भी बोले जाते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की। तो इसके कुछ आपको इम्पोर्टेंट वर्ड आपको आदित्य पब्लिकेशन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग रट लीजिएगा। बाकी हम आप लोगों को रिकमेंड किए हैं कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं जितने भी, उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को हो जाएगा। इसमें और होता है, आदमी हो गया, औरत हो गया, इज्जत, इमार, दौलत, ये सब भी क्या होते हैं, अरबी भाषा के ही शब्द होते हैं। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है तो घोड़ा का पर्यायवाची होता है तुरंग, कुबेर का राज राज होता है, कमल का होता है तामरस, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। और राजा का विभु, विभु किसका पर्यायवाची होता है, राजा का नहीं होता है, ये विष्णु का पर्यायवाची होता है विभु। तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या करेंगे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विष्णु को हम लोग नारायण भी बोलते हैं। तो विभु किसका पर्यायवाची है, राजा का नहीं, ये किसका है, विष्णु का है। और विष्णु को हम लोग नारायण भी बोलते हैं, जनार्दन भी बोलते हैं, मुकुंद भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है। घुड़सवार रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, विदेशी शब्द, यौगिक शब्द। आपको हमने एक वीडियो में समझाया है कि रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिसका खंडन न किया जा सके, यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। तो ये जो शब्द है ये क्या है, यौगिक शब्द हैं। तो ये क्या है, यौगिक शब्द हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मित्र शब्द का अर्थ नहीं है। मित्र शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें आपका दोस्त होता है, मित्र होता है, प्रिय भी मित्र होता है, और सूर्य भी क्या होता है, मित्र होता है। तो ये तीनों तो मित्र शब्द के अर्थ हैं, लेकिन शिव क्या होता है, मित्र शब्द के अर्थ नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो कई लोग इसको नहीं को नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, दोस्त को आप मार के चले आएंगे और कहेंगे कि हमने क्वेश्चन को सही किया है। तो आप वहाँ पढ़िए कि लास्ट में क्या दिया है दिया है कि नहीं है दिया है, तो आप सही आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मित्र का अर्थ नहीं होता है। फिर आप 32 नंबर पढ़ेंगे तो 32 नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची भारती होता है, शारदा होता है, ब्राह्मणी होता है। ईला जो है, ईला क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है ईला। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको धरती का जो ईला होता है, और ईला इसको और भी पर्यायवाची देखेंगे तो वसुधा होता है, धरणी होता है, वसुंधरा भी हम लोग कहते हैं। और जो सरस्वती होता है इनको हम लोग वागीश भी कहते हैं, शारदा कहते हैं, ब्राह्मणी कहते हैं, भारती कहते हैं। तो ये क्या हो गए, सरस्वती के पर्यायवाची। ये ईला याद रखिएगा, ईला किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो उसे कहा जाता है। तो ये उपसर्ग होता है, प्रत्यय बाद में लगता है, संधि समास ये सब जानते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगाया जाता है। भिक्षुक शब्द का कौन सा पर्यायवाची है, पर्यायवाची कह रहे हैं, प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय का मतलब लास्ट में क्या लगा है। अब देखिए अक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटी ऊ है और क है। तो छोटी ऊ किससे बनता है, इससे बनता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हार्दिक आपका राइट आंसर। हार्दिक होगा कि कौन सा होगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं और शब्द का यहाँ कर रहे हैं। यही छोटी छोटी हमें गलतियाँ सुधारनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष
शब्द नहीं है, तो विशेष शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घातक। ये घातक क्या है? विशेष शब्द नहीं है। अब देखिए विशेषण और विशेष क्या होता है, जिसकी हम लोग विशेषता बताते हैं उसको हम लोग विशेष कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, बस यही अंतर है। तो जो घातक होता है, घातक का विशेष शब्द घात होता है, ये घातक का विशेष शब्द घात होता है। और तेज का आपका क्या होता है? ये तेज, और तेज हो गया, क्रोध हो गया, गुण हो गया, ये सब क्या है? विशेष हैं। और इसके यदि आप विशेषण जानेंगे, तेज का विशेषण, तो तेज का विशेषण तेजस्वी होता है, गुण का विशेषण होता है गुणवान, गुणी होता है, क्रोध का विशेषण क्रुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? अब यहाँ पे देखिए विशेष शब्द पूछा, विशेषण शब्द पूछा। विशेषण, विशेष वो शब्द होता है जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। तो इतना याद रखिएगा। तो इसका 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विषाद। ये विषाद जो शब्द है ये विशेष से है, और इसमें विशेषण है स्वास्थ्य हो गया, क्षुब्ध हो गया, हार्दिक हो गया, ये सब क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बहुत हो गया, आधा घंटा हो गया, तो इसको और जल्दी करते हैं हम लोग। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्य के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? इसको इंग्लिश में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या है? यह एक संचाई भाव है। अमर्ष जो है यह एक संचाई भाव है, और संचाई भाव कोई, संचाई भाव की संख्या कितनी होती है? ये 33 संख्या होती है इनकी। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संचाई भाव की संख्या कितनी होती है, तो ये 33 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असंभव शब्द में कौन सा समास है? असंभव शब्द में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये तत्पुरुष का है, और तत्पुरुष में भी कई टाइप होते हैं। तो इसका उच्चारण क्या होता है? ये न ई बोलते हैं ना इसको। ये शब्द हम पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी हम पेपर बनाने से पहले देख रहे थे तो इसको हम पढ़े हैं। तो इसका पहला ऑप्शन होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। असंभव शब्द तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष का ये आपका पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेचर शब्द में कौन सा समास है? तो खेचर शब्द में कौन सा समास है इसको देखते हैं। अलुक समास है, अलुक तत्पुरुष समास है, तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए समास कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, और 6 टाइप में तत्पुरुष जो समास होता है उसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो हिंदी को आप लोग याद रखिए, हिंदी को आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन में आप लोग पढ़ के 45 प्लस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हिंदी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरा पढ़ाएं, उसके लिए हम भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ताकि हमें जो चीज़ें नहीं आती हैं वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पदबंध है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पदबंध है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, और इसका क्या हो जाएगा? देव का मारा व। तो देव का मारा व यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब देखिए यहाँ पे और डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे, तो ये क्या होता है? ये जो है ये क्रिया पदबंध है, और ये आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका बी होगा, सर्वनाम पदबंध। तो आप यहाँ व से याद रखिएगा, वह जहाँ मिले तो इसको हम लोग सर्वनाम ही को बोलते हैं, वह को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, अभी और बाकी है। यहाँ पे 42 नंबर, ये देखिए इंग्लिश में इसको PQRS कहते हैं। तो ये काफ़ी आसान होता है, लेकिन आपकी रीडिंग हैबिट रहेगी तभी आपका आसान हो जाएगा। सामाजिक जीवन में उपाय ही न कर सके, उपाय ही न कर सके, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? अब देखिए इसको हम लोग को जोड़ना है,
तो हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक जीवन में उपाय ही न कर सकें। तो पहला दिया है और छठवां दिया है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, अब देखिए बहुत से क्या, तो बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का, तो र के बाद आपका वो मिल रहा है, तो र के बाद वो आपका कहाँ है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आपका 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन बचा। तो 2 ऑप्शन में हम लोग कैसे करेंगे, इसको काट दीजिए। अब इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। और देखिए रीजनिंग में आपको 45 मिनट में सारा कुछ ख़त्म कर देना है, उसके बाद कम से कम 30 मिनट आपको हिंदी में समय देना है, ताकि आराम से हम लोग पढ़ के क्वेश्चन करें। यदि जल्दीबाजी में करेंगे तो जहां आप 45 क्वेश्चन करने वाले थे वहां आप पहुंच आएंगे 38 नंबर, 39 नंबर, 35 नंबर, आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग बहुत आ जाएंगे। तो हड़बड़ाई में नहीं करना है, आप लोगों को कोशिश करना है कि लास्ट में आप लोगों का 15 मिनट का समय बच जाए। हम प्रैक्टिस करवाएंगे जितने लोग साथ में जुड़े हैं। जब एग्ज़ाम आएगा तो 5 पेपर हम लोग केवल 150 क्वेश्चन का करेंगे, और उसमें हम बताएंगे कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 2 ऑप्शन ये कट गया था, ये से के बाद कष्ट हो गया। कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके, यहाँ पे क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। अब देखिए यह लास्ट में नहीं हो सकता, तो ये पहला ऑप्शन भी कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पहला ऑप्शन कट गया। तो ये सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध न हो तो फिर मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की तीव्र निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ। आज तक, यहाँ पे कौन सा वर्ड आप लोगों का भरना है, स्वीकार, आकार, निराकार, साकार, इसमें से कौन सा। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये मत खोजिए कि कौन सा होगा, पहले ये खोजिए कि कौन सा नहीं होगा। तो निराकार तो नहीं होगा, आकार कोई शब्द यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, और स्वीकार भी क्या होता है, स्वीकार भी नहीं होता है, स्वीकारना किसी चीज़ को होता है। साकार होता है, कोई सपना साकार होना, किसी चीज़ का साकार होना। जैसे मान लीजिए हम वीडियो में सिलेक्शन ले लिए, तो ये हमारा सपना क्या हो गया, साकार हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, साकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आज घोड़ा दौड़ भी होगी, घोड़ा दौड़ भी होगी, तो ये गलत जा रहा है। गणित कठोर विषय नहीं होता है, कठिन विषय होता है। और पहले वाले में देखेंगे तो आज घुड़दौड़ होता है, घोड़ा दौड़ नहीं होता है, घुड़दौड़ होता है। और गणित कठिन विषय है। और बाण, अस्त्र और शस्त्र, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। बाण जो होता है ये क्या होता है, अस्त्र होता है, और बंदूक होता है, शस्त्र होता है। उसके बाद जो बच गया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, तो ये पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही शुद्ध आपका है। फिर आपको यहाँ पे देखना है, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी का चयन कीजिए। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। जब भी स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग काफ़ी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो लीची है, लीची क्या है, स्त्रीलिंग है, लीची स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे जो आपका खरीदने हैं इसको हम लोग खरीदनी है बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे पार्ट सी में गलत हो जाएगा। तो लीची खरीदनी है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। अर्थ के आधार पर यह वाक्य है, तो यह क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। और इसका पहचान क्या होता है, जो 2 वाक्यों को जोड़ के इसमें बनाया जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट 47 क्वेश्चन,
यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? आविर्भाव का तिरोभाव, एकत्र, विस्तार, विधवा, सधवा, जागरण, निद्रा। अब देखिए इसमें कौन सा आपका अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध ये है एकत्र। एकत्र क्या है? एकत्र का विस्तार नहीं होता है विलोम, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, जागरण का निद्रा होता है, सधवा का विधवा का सधवा होता है, विधवा जिसके हस्बैंड ना हो और सधवा जिसकी वाइफ ना हो। तो 47 नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकत्र का जो विलोम होता है वो विकीर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 क्वेश्चन और बना है। नस्वर का सही विलोम हो जाएगा शाश्वत हो जाएगा। नस्वर शाश्वत, ये जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन है, ये नश्वर जीवन है और ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, ये क्या माना जा सकता है? शाश्वत। जो हमेशा चलता रहता है कंटिन्यू वे में, उसको हम लोग शाश्वत कह सकते हैं। तो बोला जाता है दुनिया भी खत्म होने वाली है, दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी, तो ये भी नश्वर है। तो ये बात की बात है। नश्वर का मतलब जो खत्म होने वाला है और शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा चलती रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोला है यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर सही उत्तर होगा। तो संयुक्त वाक्य को क्या ये संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य में इसको परिवर्तन करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित वही पंडित है वह हठी है। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ये तो आपका पूरा गलत ही हो जा रहा है। पंडित होने के कारण वह हठी है, ये भी कोई सेंस नहीं। पंडित होते हुए भी वह हठी है, तो ये भी नहीं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगे वही आंसर होता है। और ये आप लोग रीडिंग हैबिट आप लोग अभी से बना लीजिए, ये काफ़ी आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि जो दैनिक जागरण का संपादकीय होता है उसको डेली मैं अपलोड कर दिया करूं, ताकि जो आप लोगों की रीडिंग हैबिट है वो आप लोग सही कर लें। और जिसके घर में भी पेपर आता होगा वो आलतू फालतू न्यूज़ नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सीधे संपादकीय निकालिए और संपादकीय का एडिटोरियल पढ़िए। जो यहाँ पे 2 कॉर्नर होते हैं, ये संपादकीय का पेपर होता है, यहाँ पे 2 आपके आर्टिकल लिखे होते हैं, इसी को हम लोग एडिटोरियल बोलते हैं। और यहाँ पे किसी का विचार लिखा होता है, फिर यहाँ पे कुछ लिखा होता है। तो बस ये और ये पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। डेली कोशिश कीजिए कि यही दोनों आप लोगों को पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन में आप लोग कंप्लीट कितना क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था और कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है, इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यामा के लिए इनको महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य का ये सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और महादेवी वर्मा की और रचनाओं की बात की जाए तो और रचनाएं हैं नीरजा हो गया, रश्मि हो गया, फिर निहार हो गया, निहार भी महादेवी वर्मा लिखी हैं। स्मृति की रेखाएं ये सब भी क्या हो गए? ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो आप लोग रचनाओं को भी याद रखिएगा। आप लोग सबसे बेस्ट हैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप लोग याद रखिए, और उसको आदित्य पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए, 100-150 की मिलेगी, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, तो आप लोगों की हिंदी सही हो जाएगी। और बताना है कि कितना क्वेश्चन सही हो गया है आपका। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम वीडियो बनाएं अच्छा वीडियो बनाएं और आप लोगों को अच्छे से गाइड करें। और जो लोग भी मॉक टेस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक फ़ोन नंबर दिए हैं, उस पर फ़ोनपे कर सकते हैं। उसका प्राइस 500 है और हर वीक में आपको एक PDF प्रोवाइड करते हैं और PDF का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को देते हैं। तो आप लोग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और बिंदास रहिए। चलिए।